जी, क्योंकि मेरी तो बात 6 दिन से जीवन से हो रही है, शरीर से हो ही नहीं रही है। तो मेरी बात 6 दिन से किससे हो रही है? जीवन से हो रही है, शरीर से नहीं हो रही है। हाँ, तो उससे पता चलता कि आप भी यहीं पर हैं। शरीर को चेक करते हैं तो पता चलता आप भी यहीं पर हैं। चलिए, बढ़िया। तो देखिए, एक रचना क्रम है जो यहां अभी लिखा था, यहां अभी लिखा था, उसी को मैं हॉरिजेंटल लिखता हूं। अस्तित्व में क्या है? जीवन है और परमाणु है, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। मतलब जीवन है और ये जो पदार्थ वगैरह है इनकी मूल इकाई क्या है? परमाणु है। तो परमाणु दो तरह के होते हैं, एक अजीर्ण होते हैं, एक भूखे होते हैं। अजीर्ण यानी जो अपने में से कुछ निकालना चाहते हैं, और भूखे मतलब अपने में कुछ समाना चाहते हैं। ये निकाल के तृप्त होता है और वो समा के तृप्त होता है। इनकी सारी यात्रा तृप्ति की तरफ ही है। परमाणुओं की भी यात्रा क्या है? तृप्ति की तरफ। तो ऐसे परमाणु हैं और जीवन है। तो परमाणु का क्या कार्यक्रम है? परमाणु से अणु बनता है, अणु से अणुरचित पिंड, अणुरचित पिंड, और इसके आगे परमाणु और पानी के संयोग से प्राण कोशा बनती है। प्राण कोशा से आगे की रचना पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे से आगे की रचना पशु पक्षी शरीर है। पशु पक्षी शरीर से आगे की रचना मानव शरीर है। अभी तक इतना ही रचना इस धरती पर, या मानो जो और धरतियों पे गया तो इतना ही रचना अभी तक देखा है। तो आप देखिए, धरती जब बिल्कुल ही अविकसित रही होगी तब भी परमाणु तो रहे ही होंगे। हाँ जी, परमाणु रहे होंगे। फिर परमाणु से अणु बने, अणुरचित पिंड बने, जो बहुत सारे बन ही गए। पहाड़, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, हवा और मणि और धातु, ये सारे क्या हैं? ये सब पदार्थ ही हैं, परमाणुओं से ही बने हैं। ठंडा पानी। अणुरचित पिंड बने। पिंड का मतलब मिट्टी बना, पत्थर बना, मणि बना, धातु बना, ये सब पिंड ही है। ऐसा बन गया। फिर आगे की रचना इस धरती पे क्या हुई? तो परमाणु और पानी के संयोग से प्राणकोशा बनी। अब देखिए रचनाक्रम, धरती पे रचनाक्रम क्या हो रहा है? पानी बरसात हुआ तो गड्ढों में पड़ा रहा, धीरे धीरे कोशिका बनी, कोशिका बनी तो पहले छोटी वनस्पतियां बनी, फिर उत्सव पूर्वक स्वतः अस्तित्व में शोध होते हुए पेड़ पौधे बने। पेड़ पौधों के जब पत्ते और तने और पेड़ सड़े गले, सड़ गल के जब वो मिट्टी के संपर्क में आए तो उसमें से कीट पतंगे मुनगे पैदा हो गए। कीट पैदा हो गए। तो कीट पतंगे मुनगे ये पैदा हुए, ये क्या है? यहां से जीवावस्था की शुरुआत होती है। फिर आगे चल के जीव जंतु शरीर बन गए, पशु पक्षी शरीर, और अंत में मानव शरीर बना। और अभी तक इस धरती पे मानव शरीर से आगे की रचना नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अस्तित्व में हो क्या रहा है? अस्तित्व में आज तक हुआ क्या है? ध्यान दीजिए, क्या चीज उपलब्ध था? परमाणु उपलब्ध था और जीवन उपलब्ध था। जीवन कैसे शरीर को चलाएगा? जिस शरीर में
मेधस होगा। जीवन कैसे शरीर को चलाएगा? जिस शरीर में मेधस होगा। तो अस्तित्व में आप देखेंगे जो विकास हुआ है, विकास पेड़ पौधे शरीर से होते हुए पशु पक्षी शरीर तक हुआ है, इनमें मेधस है। अब ये जीवन इन शरीर को चलाता है। तो अस्तित्व में जीवन भी था, परमाणु भी था, लेकिन एक रचना क्रम में एक समय ऐसा आया कि पशु पक्षी शरीर बने जिससे कि ये जीवन इस शरीर को चला सके। अब इस शरीर को चलाया तो एक शरीर को चलाया, दूसरे शरीर को चलाया, तो छोटे बड़े शरीर ऐसे ऐसे चलाते चलाते ये लगा कि वो शरीर इस जीवन के अनुकूल है ही नहीं है। मतलब इस जीवन में क्या है? कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। तो जितने भी पशु पक्षी शरीर बने उसमें किसी में भी कल्पनाशीलता के अनुसार कर्म स्वतंत्रता हो नहीं सकती, वो डिजाइन नहीं बनी। तो अलग अलग डिजाइन बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई, ऐसा डिजाइन बनते 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 फिर उसमें मानव शरीर का डिजाइन बन गया। क्यों? क्योंकि अस्तित्व में जीवन था, पूरा अस्तित्व प्रयोजन के साथ है, अस्तित्व बिना प्रयोजन के नहीं है। तो अस्तित्व में कोई भी रचना बिना प्रयोजन के नहीं हुई है। तो कि जीवन उपलब्ध था तो जीवन के लिए शरीर चाहिए था, तो शरीर के पहले ये सारी रचनाएं आवश्यक थी, उसके अनुसार फिर ये शरीर बना। इस शरीर में भी बहुत सारे शरीर बनते गए, अस्तित्व में शोध होता गया, जीवन चलाया, लेकिन जीवन अपने को व्यक्त नहीं कर पाया, पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया। तो मानव शरीर बना जिसमें पूर्ण समृद्ध मेधस होता है और शरीर की डिजाइन एकदम परफेक्ट डिजाइन है, जितना चाहे कर्म कर सकता है, तो समझ करके जी सकता है। ऐसा शरीर अस्तित्व में बना। ये पशु पक्षी शरीर के बाद ऐसे शरीर को जीवन चला करके प्रमाणित हो सकता है, ऐसी संभावना अभी तक बनी हुई है। और अगर एक व्यक्ति प्रमाणित हो गया है, अगर नागराज जी बोलते हैं मैं प्रमाणित हो गया हूं, या और भी कोई महापुरुष प्रमाणित हो गए इस शरीर को चला के, तो संभावना क्या बनती है? हर मानव, हर जीवन ऐसे शरीर को चलाकर अनुभव संपन्न प्रमाणित हो सकता है। इसीलिए अभी तक इसके आगे की कोई रचना आवश्यकता नहीं बनी है। अस्तित्व में अगर ऐसा हुआ होता कि कोई भी मानव जीवन, कोई भी जीवन ऐसे शरीर को चला करके भी अनुभव संपन्न नहीं हो पाता, प्रमाणित नहीं हो पाता, अर्थात कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति नहीं हो पाती, तो अस्तित्व में अगले डिजाइन की आवश्यकता होती। लेकिन अभी तक चूंकि इसी शरीर के डिजाइन में लोग प्रमाणित होते रहे हैं, तो आगे होने की संभावना है। इसलिए अस्तित्व में रचना क्रम को देखेंगे तो अभी तक इतनी ही रचना है और जीवन मानव शरीर को चलाकर अनुभव संपन्न हो सकता है, प्रमाणित हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है। कहाँ पर? नीचे। ये पशु पक्षी और मानव का शरीर नहीं था पहले, तो उसके पहले जीवन था? हाँ, यही तो मजे की बात है, जीवन रहता ही है। जीवन भी था, पहले बोले ना कि यहाँ पे 3 चीजें लिखा था। एक नित्य वस्तु रहती है, अस्तित्व का मतलब क्या है? एक नित्य वस्तु जिसको व्यापक के रूप में पहचाना, स्पेस के रूप में पहचाना, दूसरी अमर वस्तु जिसको जीवन के रूप में पहचाना, और तीसरी अविनाशी वस्तु जिसको पदार्थ के रूप में पहचाना। तो अस्तित्व का मतलब ये 3 सच्चाइयां तो है ही है, तो जीवन भी है ही। जीवन है इसलिए जीवन को, तो जीवन के होने का प्रयोजन है, इसलिए जीवन अपने प्रयोजन को पाले, इसके लिए मानव शरीर की आवश्यकता थी। तो अस्तित्व विधि से रचना क्रम में, यह रचना क्रम है, इसको रचना क्रम बोलते हैं, इसी क्रम में रचना हुई है। कोई भी धरती विकसित होगी, जिस धरती पे हम ढूंढने जा रहे हैं, क्या ढूंढने जा रहे हैं? मंगल ग्रह पे क्या ढूंढ रहे हैं? पानी ढूंढ रहे हैं। क्यों? पानी मिलते ही आगे के विकास की संभावना बनती है। पानी नहीं है तो वहां कोशिका का प्राण कोशा होगी ही नहीं, तो पदार्थावस्था में ही केवल वो धरती रहेगी। तो केवल पदार्थावस्था में जो धरती है वो धरती पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। कोई भी धरती पूर्ण कब होती है? जब उस पे 4 अवस्थाएं कम से कम होती हैं। तो ये जो धरती है, ये धरती होने के रूप में पूर्ण है, होने के रूप में अभी प्रमाणित नहीं हुई है, क्योंकि पेड़ पौधों की परंपरा हो गई है, ये पूर्ण है।
पशु पक्षी की परंपरा हो गई, ये भी पूर्ण है। पदार्थ की भी परंपरा है। परंपरा का मतलब वो पदार्थ बने ही हुए हैं। पेड़ पौधों की परंपरा हो गई है, इसका मतलब एक पेड़ पौधा में ताकत है, अपने जैसा ही पेड़ पौधा बहुत सारा पैदा कर सकता है। परंपरा है। पशु पक्षी की भी परंपरा है, क्योंकि हर पशु पक्षी अपने जैसा पशु पक्षी पैदा ही कर सकता है। परंपरा है। मानव में शरीर के रूप में परंपरा है, लेकिन जीवन प्रमाणित होने के रूप में नहीं हो पाया। तो जब ऐसा हो जाएगा कि एक परिवार में समाधान संपन्न लोग और समृद्ध लोग रह रहे हैं, हाँ जी, एक परिवार में समाधान और समृद्ध संपन्न लोग रह रहे हैं, और उस परिवार में कोई बच्चा आता है तो वो भी 12-13 साल 14-15 साल की उम्र तक अनुभव संपन्न हो जाएगा और फिर प्रमाणित होने में लगेगा। फिर उसके बच्चे होंगे, वो भी 15 साल 18 साल की उम्र तक अनुभव संपन्न हो जाएंगे, फिर वो प्रमाणित होने में लग जाएंगे, तब मानव परंपरा इस धरती पे होगी। तो अभी मानव परंपरा शरीर के रूप में इस धरती पर है, जीवन के रूप में, जीवन जागृति के रूप में नहीं है। उसके लिए प्रयास हो रहा है। हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं अलग अलग नामों से, लेकिन सत्य वस्तु के रूप में इस कंटेंट में आया है जिसको हम सीधे सीधे अध्ययन कर सकते हैं, बिना किसी मान्यता के, बिना किसी रहस्य के हम अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा इस कंटेंट की खूबसूरती है। मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बहुत सारे परंपराओं को समझा है, देखा है। अपने सनातन परंपरा, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, रामचरित, अयोध्या के पास मेरा गांव है, तो रामचरितमानस घर में रखा ही रहता है। और केवल रामचरितमानस ही नहीं, उसको समझने का जो तात्विक ज्ञान है उसके लिए और किताबें होती हैं। आप नाम सुने होंगे, मानस गुणार्ध चंद्रिका, मानस पीयूष, ये पूरा 11-11 खंडों में 22 किताबें हैं। वो सब मेरे घर में पढ़ी रहती हैं। बाबा जी को अच्छी लगती थी, बाबा जी हमसे बोलते थे पढ़ो, मैं भी पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते मुझे उसका तात्विक ज्ञान भी हो गया। सत्य वस्तु पकड़ में नहीं आती थी तो मैं कहीं टिक नहीं पाता था, लेकिन इस कंटेंट के साथ मैं लगातार 11 साल से टिका हुआ हूं। क्यों? क्योंकि इसमें सत्य वस्तु सीधे सीधे बताई जा रही है, और ऐसी बताई जा रही है जिसपे मेरा ध्यान जाता है और मैं विश्वास पूर्वक बता भी सकता हूं। तो रचना क्रम को देखते हैं तो समझ में आता है पूरी रचना, पूरा अस्तित्व प्रयोजन सहित है, प्रयोजन पूर्ण है। ये सारी रचनाएं किस प्रयोजन से हुई? पशु पक्षी शरीर इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि पहले कोई शरीर बना, फिर कोई शरीर बना, फिर कोई शरीर बनाया, जीवन चलाया, जीवन चलाया, जीवन चलाया, नहीं चला पाया, नहीं प्रमाणित हुआ, तो बोले ऐसे बनते बनते चिंपैंजी का शरीर बना। वो शायद ज्यादा थोड़ा समृद्ध था, बंदर हुआ, चिंपैंजी हुआ, उसके बाद आदमी हो गया। तो मानव शरीर ही सबसे परफेक्ट शरीर हुआ, और उसका मेधस भी पूर्ण समृद्ध हुआ कि जीवन उसके माध्यम से शरीर को चलाकर मनाकार को साकार और मन स्वस्थता को प्रमाणित कर सकता है। ऐसी संभावना बनी, इसके लिए मानव शरीर धरती पे बना। प्राकृतिक श्रम के कारण प्रकृति में स्वतः श्रम चला, और ये कितने साल चला तो गिन के भी कोई फायदा नहीं है। देखिए शरीर है, हम जब शरीर मूलक सोचते हैं, शरीर मूलक जीते हैं, तब तक हमारे ध्यान में टाइम रहता है, जबकि अस्तित्व समय से मुक्त है। जो चीज नित्य है उसमें समय का कोई मतलब ही नहीं है। अभी भी जो हमने टाइम बनाए हैं, कैलेंडर बनाए हैं, ये एग्जिस्टेंशियल नहीं है, ये हमने बनाया है अपनी सुविधा के लिए। भाई हमारे टाइम बनाने के कारण थोड़ी धरती घूम रही है अपने अक्ष पे। नहीं जी, धरती 24 घंटे में घूमती है, ऐसा नहीं है। धरती अपने अक्ष पे घूमती ही है, हमने उसको 24 घंटे में बांट दिया है, क्योंकि हमको अपने बहुत सारे काम करने रहते हैं। तो टाइम एक सुविधा है, अस्तित्व में टाइम नहीं होता। तो जब जब भौतिक पदार्थ पे हमारा ध्यान जाएगा तो फिर लिमिट में जाएगा, समय पे जाएगा। जैसे ही चैतन्य वस्तु पे हमारा ध्यान जाएगा, जीवन अमर है, इसलिए जीवन को कोई जल्दबाजी नहीं है। जीवन स्वयं में कब होगा? अरे 1 लाख साल बाद ही होगा प्रमाणित, तो क्या दिक्कत है?
क्योंकि जीवन के स्तर पे टाइम, इसीलिए जब शरीर छोड़ देता है जीवन, तो आपको लगता होगा कितने दिन में फिर शरीर चलाने लगता है। कोई मतलब ही नहीं है, शरीर छोड़ते ही टाइम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। जब मिलेगा चलाएंगे। अभी चलाने का प्रयोजन इतना ही है कि शरीर के माध्यम से आहार निद्रा भय प्रजनन करेंगे। धीरे धीरे पता चलता है नहीं, शरीर का माध्यम, शरीर जो है वो समाधान का माध्यम है, आहार निद्रा भय प्रजनन का माध्यम नहीं है। तो शरीर मूलक सोच, भौतिक मूलक सोच, ये हमको लिमिट करती है, जबकि अस्तित्व नित्य है, नित्य है, नित्य है, हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है। जीवन अमर है, अमर है, अमर है। जो चीज अमर है उसको टाइम का क्या मतलब है? कौन सी हड़बड़ी है? तो चूंकि हम शरीर केंद्रित सोचते हैं तो हमको लगता है देखो जी 45 साल उम्र हो गया, अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया, अभी तो बेटे की पढ़ाई नहीं हुई, अभी तो बेटी की शादी नहीं हुआ, अभी तो उसको नौकरी नहीं लगी, अभी तो वो नहीं हुआ, अभी तो वहां मकान नहीं लिया, अभी उस जमीन में कुछ नहीं किया। तो शरीर केंद्रित सोच है ये। तो हमारा शरीर केंद्रित सोच का परिणाम है टाइम। लोग पूछते हैं कितने दिन में समझदार हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? तो हर मानव अपनी यात्रा के साथ है, तो हर मानव के लिए टाइम अलग अलग है। कोई उंगली रख के नहीं कह सकता कि आप 8 साल लगिए, 2 साल लगिए और समझ जाएंगे, आप 8 साल लगिए समझ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर इस उम्र में ध्यान चला गया तो 1-2 साल में समझ जाएंगे। लेकिन ध्यान लगा हुआ है तो, नहीं लगा हुआ है तो आप, जैसे हम लोग पूछते थे, हाँ जी माइक दीजिए, हम लोग आदरणीय नागराज जी से पूछते थे, जब आपने बोला कि आत्मा अमर है जी, जीवन अमर है, तो जीवन का कभी तो अंत आएगा ना? नहीं आएगा। तो जिसको मोक्ष मिला वो क्या चीज है? हाँ बुद्ध जी, ऐसे जो महापुरुष हो गए, जिसको हम भगवान बोलते हैं, उनका मोक्ष हो गया, हाँ, या प्रभु में विलीन हो गए, तो हाँ, वो चीज क्या है? हाँ, वो कंटेंट अभी आने वाला है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि जीवन अमर है, तो उसके पीछे का तर्क क्या दे रहे हैं? कि अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है, इसलिए अमर है। मन बुद्धि, मन वृत्ति, चित्त बुद्धि आत्मा, ये सारे अक्षय बल हैं, क्योंकि मेरे में कल्पनाशीलता अक्षय है। इस आधार पर तर्क बनता है। मैं चाहे जितना विचार कर सकता हूं, चाहे जितना कल्पना कर सकता हूं, और कल्पना का ही ये नाम है, जीवन में ही कल्पना होता है। इस आधार पे तर्क बनता है कि जीवन अमर है, क्योंकि अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। फिर बोल रहे मोक्ष क्या है? तो इच्छा विचार आशा बंधन से मुक्त होना। इच्छा विचार आशा बंधन से मुक्त होने का मतलब ही है साक्षात्कार बोध अनुभव संपन्न हो जाना। तो मेरे में सुख की निरंतरता हो जाती है। तो मेरे में जब सुख की निरंतरता हो जाती है तो अब मुझे शरीर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, लेकिन जीवन बना ही रहता है। इतना ही है कि अब शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं शरीर चला ही रहा हूं समझने के लिए, सुखी होने के लिए। अभी हमने समझ लिया सुविधा में सुख है, आहार निद्रा भय प्रजनन में है, इसलिए मैं बार बार शरीर को चला रहा हूं। ऐसा करते करते मैं समझ जाता हूं। तो समझ की स्थिति का मतलब यह हुआ मैं अनुभव संपन्न हो गया, प्रमाणित हो गया, तो मैं आनंद की स्थिति में आ गया, अर्थात मेरे में सुख की निरंतरता हो गई। अब मुझे शरीर चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं शरीर चलाऊंगा अपने मौज के लिए चलाऊंगा, मन करेगा चलाऊंगा, मन करेगा नहीं चलाऊंगा। भाई यही तो स्वतंत्रता है। अब शरीर मेरे लिए बाध्यता नहीं है। तो मोक्ष की स्थिति यहां पर इस कंटेंट में उसको कहा जा रहा है कि मैं अनुभव संपन्न हो गया और उसको प्रमाणित भी कर लिया। अब मैं जागृत हो गया, जागृत हो गया, अब शरीर की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। तो जीवन लेकिन बना ही रहता है नित्य। नित्य तो नित्य के साथ, तो नित्य वस्तु जो है व्यापक, उसका अनुभव कर लिया, उस अनुभव के साथ बना हुआ है, उसके खत्म होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जनसंख्या बढ़ने का ये भी एक कारण है क्या? कि सबको शरीर ही चाहिए चलाने के लिए।
जागृत लोग हो ही नहीं रहे, जागृत जीवन हो ही नहीं रहे हैं कि जिनको शरीर नहीं चाहिए। सबको शरीर ही चाहिए आहार निद्रा भय प्रजनन के लिए। हाँ जी, उधर दीजिए माइक। सर आप जो बता रहे हैं तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मानव जो है वो भगवान की श्रेष्ठ रचना है, तो एलियंस जैसी कोई चीज है क्या? हैं? एलियन, एलियन क्योंकि किसको? उस पे फिल्में भी बनी है, बहुत सारा लिखा गया है। भाई एलियन का मतलब यही हुआ ना कि कहीं और धरती पे भी मानव है। हाँ जी। अरे भैया तो कौन हम ठेका लिए क्या किसी धरती पे मानव है? जब जब नहीं सर, अनंत आपको पूछ धरतियां, रहा हूँ ये तो। बहुत बढ़िया, जब अनंत धरतियां हैं, जब अनंत धरतियां हैं तो संभावना है ही है कि किसी धरती पे और भी मानव होंगे। हो सकता है कोई धरती पे जागृत परंपरा भी हो। भाई तर्क तो यही जाता है ना। भाई धरती पे अगर 4 अवस्थाएं हैं तो वहां मानव होगा, मानव होगा तो जीवन ही चला रहा होगा, जीवन चला रहा होगा तो हो सकता है कोई धरती हमसे आगे हो, यानी उस पे मानव की परंपरा भी आ गई हो, मानवीय परंपरा भी आ गई हो। तो एलियन जिनको हम बोलते हैं उनको यही बोलते हैं कि दूसरे धरती से आया हुआ कोई आदमी। तो हो सकता है उसका नाक मुंह हमारे जैसा ना हो। ठीक है, लेकिन डिजाइन होगी तो आदमी की ऐसी ही होगी, हाथ होगा, पैर होगा, मुंह का आकार अलग होगा। तो इसी धरती पे बहुत तरह के मानव का मुंह दिखता ही आपको। तो सर इसका मतलब हुआ कि जीवन आत्मा अपने साथ सारे संस्कार को साथ में लेकर चलता है। हाँ जी, हर जीवन का जी, संस्कार में जो गुणात्मक परिवर्तन तो हुआ वो तो है। इतना सूक्ष्म है, तो फिर वो कहाँ पर रहते होंगे संस्कार? एक्चुअली संस्कार में परिमार्जन, जैसे कुछ बोझ नहीं होता संस्कार ना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, हैप्पीनेस करिकुलम बनाते बनाते ना एग्जाम्पल बहुत ध्यान में आ गए हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे मान लीजिए इस हॉल में जितने सामान की जरूरत है उतना हो गया। जैसे शिविर चलाना है तो इसमें बोर्ड 3 चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, गद्दा चाहिए, चद्दरें चाहिए, तकिया चाहिए, कुर्सी चाहिए, माइक चाहिए। तो अब जो लोग व्यवस्था में लगे होंगे वो ला रहे हैं। तो कभी सामान ज्यादा हो गया, नहीं जी गद्दा ज्यादा आ गया, तो बोले नहीं इसको हटा दो, इतना ही गद्दा चाहिए। कुर्सी ज्यादा आ गई, फिर कुर्सी कम पड़ गई, फिर माइक कम पड़ गया, कभी ज्यादा हो गया। ऐसा करते 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 ये हुआ कि नहीं, अब जितने सामान की जरूरत है उतना इस हॉल में हो गया। अब न कम है न ज्यादा है। क्या है, न कम है न ज्यादा है, लेकिन हॉल सजा नहीं है अभी। भाई गद्दे उस कोने में हैं, कुर्सियां यहां सारी खड़ी हैं, माइक उस कमरे में पड़ा हुआ है, बोर्ड ऐसे लिटा के यहां रखा हुआ है। सामान तो है इसी हॉल में है, लेकिन सजा नहीं है। जहां जिसकी जरूरत है वहां लगा नहीं है। तो हम शिविर शुरू नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, सामान को व्यवस्थित करेंगे। तो सामान उतना ही है, व्यवस्थित नहीं हुआ है। तो जो जीवन है उसके अंदर जो संस्कार का परिमार्जन का मतलब इतना ही है कि जितना उसके अंदर सामान है, क्रिया है, वो व्यवस्थित नहीं हुई है। तो संस्कार परिमार्जन का इतना ही मतलब है, वो व्यवस्थित हो जाता है। तब बोलते हैं हाँ जी अब बढ़िया हो गया, अब शिविर चल सकता है। तो जीवन में संस्कार परिमार्जन होता है। संस्कार बढ़ता नहीं है, बढ़ता घटने वाली चीज नहीं है। तो मेमोरी नहीं जाती है। हाँ, संस्कार से ना लेने मेमोरी, इस शरीर यात्रा की मेमोरी, अगले शरीर यात्रा में मेमोरी। तो मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मेमोरी की जरूरत अगले शरीर यात्रा के लिए है नहीं। अब अगर होगी भी तो आप जी ही नहीं पाएंगे। तो नेचुरली ये व्यवस्था है। तो जीवन में जो संस्कार परिमार्जन हो जाता है, जो व्यवस्थित हो जाता है, वो अगले शरीर यात्रा में साथ में जाता ही है। तो संस्कार परिमार्जन होता है, संस्कार में बढ़ोतरी नहीं होता। क्योंकि जीवन के अंदर तो फिक्स है, 10 क्रिया ही है, चाहे वो भ्रमित है चाहे जागृत है उसमें 10 क्रिया ही। यही क्रिया पूर्णता होनी है, क्रिया पूर्णता ही होनी है कि 10 क्रिया पूर्ण हो जाए। उसके लिए अंदर संस्कार परिमार्जन है, यानी केवल गद्दे को ठीक जगह बिछाना है, बोर्ड को ठीक जगह लगाना है, माइक को ठीक जगह रखना है,
कैमरे को ठीक जगह रखना है, प्रोजेक्टर को ठीक जगह रखना है, जिससे कि हॉल में घुसते ही आपको भी अच्छा लगे। तो जीवन के अंदर 10 ही क्रिया है, तो संस्कार परिमार्जन का मतलब ये 10 क्रिया शुरू हो जाना, व्यवस्थित हो जाना, इसलिए वो बोझ नहीं होता। इसमें कर्म सिद्धांत काम कार्य करता है, गीता में बोला है ना कर्म सिद्धांत। वो तो बोल ही रहे हैं ना कि मानव मनाकार को साकार और मन स्वस्थता का आशावादी है। तो मानव कर्माभ्यास और व्यवहाराभ्यास करता है। कर्माभ्यास जो करता है, कर्माभ्यास करते करते नियम को समझता है। नियम को जब समझ लेता है, अर्थात नियम का अनुभव हो जाता है, तो नियम पूर्वक जीने लगता है। व्यवहाराभ्यास मानव के साथ करता है, करते करते मूल्यों को समझता है, मूल्यों का अनुभव हो जाता है, तो मूल्य पूर्वक जीता है। मान लो कि कोई नियम पूर्वक जी रहा है, तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष हुआ है तभी नियम पूर्वक जी रहा है। अच्छा, पहले से मोक्ष हो। और क्या, मैं एक दिन बोला था, मोक्ष पूर्वक ही जीते बनता है। मोक्ष पूर्वक का मतलब यही हुआ कि मैं आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से मुक्त हो गया। किससे युक्त हो गया? इसको दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा, वो बोलते हैं। हैं? उनको दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर अनुभव संपन्न नहीं हुए हैं तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन का प्रयोजन है अनुभव संपन्न होना, 10 क्रिया पूर्ण होना। अगर अनुभव संपन्न नहीं हुआ, अनुभव संपन्नता का मतलब ही मोक्ष है। इच्छा, विचार, आशा और जागृति परंपरा, वो तो मैं पहले बोल दिया, जो आप कह रहे हैं जन्म नहीं लेना है, वो पहले बोल दिया। अगर मैं प्रमाणित भी कर चुका अपने अनुभव को, जो कुछ भी समझा था उसको जी के प्रमाणित भी कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं है मैं शरीर चलाऊं, फिर मेरी मौज है। तब मैं शरीर चलाऊंगा भी तो समाज के लिए चलाऊंगा, अपने लिए आवश्यकता खत्म। उसी कंटेंट पे आते हैं, चलिए उसी कंटेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि तब प्रश्न सेटल, उत्तर सेटल होगा। तो अभी ये क्या बात थी? अस्तित्व को देखा कि अस्तित्व प्रयोजन के साथ है। अस्तित्व में जितनी रचना हुई है वो प्रयोजन के तहत हुई है, क्योंकि अस्तित्व प्रयोजन विहीन नहीं है। अस्तित्व में सारी रचना प्रयोजन के साथ हुई है, इसलिए बहुत तरह के शरीर बने हैं। क्यों? क्योंकि अंततः मानव शरीर बनना था। क्यों? क्योंकि जीवन अस्तित्व में उपलब्ध था, जीवन उपलब्ध था। जीवन जागृत होना चाहता है, जीवन जागृत होना चाहता है तो शरीर को ही चलाएगा, ज्ञानेंद्रियों से समझेगा, कर्मेंद्रियों से कर्माभ्यास करेगा, व्यवहाराभ्यास करेगा, तो जागृत हो पाएगा। इसके लिए मानव शरीर अस्तित्व में स्वतः श्रम से बना है, एक विकास क्रम में बना है। इसको रचना क्रम भी बोलते हैं, इसी को विकास क्रम भी बोलते हैं। हेलो। हाँ जी, कहाँ पर? हाँ, जब मनुष्य का जन्म नहीं होता है तब भी जीवन होता है जी। तो उस वक्त वो जीवन किस स्वरूप में होता है, कहाँ होता है? ये तो लंच के पहले हुआ था थोड़ा सा। क्या जीवन वहीं रहता है, कहीं जाता आता थोड़ी है। सभी जीवन अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मेरे हिसाब से 2000 साल में 6 अबज होती थी, आज 8 अबज हो गई। तो 2 अबज वो जीवन का थे उस वक्त, अभी 2 अबज जीवन आ गए, तो ये मेरा सवाल है। अरब बोल रहे हैं ना, 2 अरब? हाँ हाँ जी, हाँ। क्या बोले भैया? अबज मतलब है, अबज माने अरब? हाँ, अरब जी, मिलियन, 6 मिलियन पॉपुलेशन थी। अच्छा। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 मिलियन। हाँ, 600 करोड़ थी, अब 800 करोड़ हो गई है। हाँ हाँ, तो शरीर बढ़े हैं ना। 2000 की साल में वो 20 अबज जीवन कहाँ थे? वो जीवन ऐसे ही थे अस्तित्व में, इसी हाल में करोड़ों होंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, जीवन बहुत ही सूक्ष्म है ना, उसको कोई बहुत जगह थोड़ी चाहिए। लेकिन वो इंडिविजुअल है तो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। नहीं समझा। वो मानव का मृत्यु होता है, हाँ। तो फिर से मानव ही होता है। हाँ,
ज्यादा संभावना यही है। तो एक बार जीवन बन गया तो वो जीवन वो मानव ही रहता है, ऐसा हो गया ना। तो जीवन का मतलब जीवन बन गया सा थोड़ा सा ये होता है ना, जीवन बन गया, जीवन भी है परमाणु भी है, पदार्थ भी है और इसीलिए बोला कि अस्तित्व में नित्य वस्तु है, अमर वस्तु है और अविनाशी वस्तु है। मतलब व्यापक है, जीवन है और परमाणु है। बन गया से लगता है कि जीवन भी बना है फैक्ट्री में कहीं, तो जीवन है ही है, उपलब्ध है। कितना है? तो देखिए, शरीर के माध्यम से जीवन प्रमाणित होना चाहता है, अनुभव संपन्न होना चाहता है, उसके लिए शरीर को चलाता है। और अगर जीवन प्रमाणित नहीं होता रहा तो जनसंख्या बढ़ेगी और क्या होगा। लेकिन प्रमाणित जीवन निकलते रहे, उनको शरीर चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्थिर हो जाएगा। ये इसके लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है या अपने आप उत्पन्न होते हैं? वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। मतलब जिसके पास जिसका बल और शक्ति खत्म ही नहीं होता, कम ही नहीं हो रहा, जरा सा भी कम नहीं हो रहा, तो उसको क्या फर्टिलाइजर लगेगा, क्या खाना लगेगा। तो जीवन के लिए खाना पीना नहीं है, वो भाव है, भाव रूप में है। शरीर के लिए खाना पीना है। उत्पत्ति के तो कोई नियम तो होंगे? 600 करोड़ जनसंख्या थी, आगे 800 करोड़ जनसंख्या है, आगे 1000 करोड़ हो जाएगी। भाई जीवन तो है, बहुत है। इसको अध्ययन में जाते हैं तो और स्पष्ट होता है। जब जीवन के स्वरूप पे पूरी चर्चा करते हैं तो ये और स्पष्ट हो जाता है। तो जीवन कितना रहेंगे धरती पे? जितना आवश्यकता रहेगी उतना रहेंगे। मतलब अस्तित्व में सब कुछ प्रयोजन के रूप में है ही है, तो जीवन भी प्रयोजन सहित है। तो हाँ जी, मैं वो बोल रहा हूँ कि जंगल में शेर और बाघ, उनकी संख्या और हिरण की संख्या, हिरण ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं और शेर और वो कम संख्या में, तो वो नियंत्रण कौन करता है? स्वतः नियंत्रण है। हाँ, स्वतः नियंत्रण है, स्वतः नियंत्रण है। अच्छा अच्छा, नेचुरली, नेचर में सब कुछ नियम, यहां लिखा था नियम नियंत्रण संतुलन। नियम है, नियम ही नियंत्रण है, उसके कारण संतुलन बना हुआ है। ये सही बात है। हम कहते हैं कि बाघ हिरण को खाता है, तो अगर बाघ हिरण को खाता है तो किसकी संख्या कम हो जानी चाहिए? हिरण की। लेकिन बाघ हिरण की संख्या खत्म ही नहीं हो रही है, पर्याप्त है, बाघ की संख्या कम है। अब देखिए नेचर में नियंत्रण कि बाघ की संतानें कम पैदा होती हैं और हिरण की ज्यादा होती हैं, क्योंकि बाघ उनका आहार है, तो नेचर में उनका आहार उपलब्ध है। वो कोई अलग चीज है जो नियंत्रित करती है? नियंत्रित मतलब फिर वही जाता है ना, फिर वो चीज जो है उसको कौन नियंत्रित करता है? सृष्टि का जो संचालन करता है, ऐसी तरह से। तो सृष्टि का जो संचालन करता है, फिर उसका संचालन कौन करता है? फिर प्रश्न आगे बढ़ जाएगा। इसलिए तर्क क्या कहता है? तर्क क्या कहता है कि पूरी सृष्टि नियम से है, नियम से है, नियम स्वयं में नियंत्रण ही है और नियम नियंत्रण पूर्वक संतुलन है। और क्या? नियम नियंत्रण पूर्वक संतुलन है। भाई पेड़ बढ़ता है, उसमें फूल आता है, फल आता है, वो नियम है, वही नियम है। लोहे के परमाणु लोहे के पास आते हैं, आप देखिए ना, जहां लोहा मिलते हैं एक ही जगह मिलता है। अगर ऐसा थोड़ी है कि 100 ग्राम लोहा गुजरात में मिलेगा, फिर 100 ग्राम एमपी में मिलेगा, 100 ग्राम जाके उड़ीसा में मिलेगा, तब कौन लोहा निकालेगा? तो सारे लोहे के जो परमाणु हैं वो लगभग एक जगह इकट्ठा होते हैं, सारे एल्यूमिनियम के, सारे चांदी के, सोने के, हीरे के। मतलब देखिए व्यवस्था। वो प्राणी में जीवन है, प्राणियों में जीवन है। प्राणी मतलब पशु पक्षी ना? हाँ, उनके शरीर को जीवन ही चलाता है। तो वो जीवन और मानव का जीवन दोनों डिफरेंट है? एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो वो पशु जीवन भी मानव बन सकता है? बिल्कुल। आप लेटेस्ट गाड़ी ढूंढते हैं नहीं ढूंढते हैं? एक जमाने में एचडी हुआ करती थी, डबल साइलेंसर वाली, धक 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 धक। तो वैसे मानव जीवन पशु भी बन सकता है? उसकी मर्जी है, ज्यादा संभावना तो नहीं लगती।
जैसे अगर देखेंगे तो जिसको बढ़िया रसमलाई रसगुल्ला खाने को मिल जाए वो क्यों खाड़ खाने जाएगा? मतलब ऐसा संभावना कम लगता है कि मानव शरीर को चला चुका जीवन फिर से पशु शरीर को चलाने जाएगा। अगर जाता तो जनसंख्या क्यों बढ़ती? इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि मानव शरीर को अगर चला लिया है तो मानव शरीर को ही चलाएगा। लेकिन किसी का मन ही कर दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ, मेरा मन ही कर दिया, मैं हिरन का शरीर चलाऊंगा। हाँ जी, माइक दीजिए। હેલો हाँ जी, તો પ્રાણીઓને વાઘને બધાને એવું થયું કે ઘાસ ખાઈ ખાઈને કંટાળે છે એટલે માણસમાં જવું જ પડે એટલે 600 શું કહેવાય જે 6 કરોડ હતા એ 8 કરોડ થઈ ગયા 600 કરોડ હતા એ 800 કરોડ થઈ ગયા એમ एक बार बताएंगे? मतलब मैं समझ नहीं पाया ठीक से। वनी भाई हिंदी में कीजिए। उसको अच्छा फील नहीं हुआ तो अभी वो मनुष्य में आ गया, इसीलिए 600 करोड़ से 800 करोड़ मनुष्य हो गए। ठीक है, मतलब ऐसी कल्पना दौड़ ही सकती है। मानव कल्पनाशील है, कल्पना दौड़ा सकता है। ठीक है, तो देखिए मूलतः मानव तो शाकाहारी ऐसा दिखता है, मतलब शाकाहारी दिखता है, हम इस पे भी जोर नहीं मार रहे हैं। लेकिन नियम देखिए, मानव के लिए शाकाहार आसान है या मानव मांसाहार आसान है? तो अगर मांसाहार आसान था तो मांसाहार ही करता रहता वो, क्योंकि शुरू में तो मांसाहार ही करता था। लेकिन एक दिन और चर्चा हुई थी कि शिकार करना आसान नहीं था, जानवर को मारना आसान नहीं था, और मार दिया तो उसका चमड़ा उतारना आसान नहीं था, उसको खाना आसान नहीं, जब तक आग की खोज नहीं हुई थी। तो इसलिए वो कठिन काम था, तो आदमी आसान काम चुना। तो उसको खेती की पहचान हुई तो उसको लगा अब आराम है, अरे खेती मिल गया, उगाओ खाओ, उगाओ खाओ। तो आसान काम की तरफ आया। तो ऐसा लगता है कि शाकाहार आसानी से उपलब्ध हो सकता है। अब चूंकि हम जानवरों की भी खेती करने लगे हैं, इसलिए मांसाहार भी आसानी से उपलब्ध है। मैं मुर्गा फार्म, बकरा फार्म, ये सब करने लगे। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, ऐसे प्रश्न बनेंगे, अभी बनते ही रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं ये कह रहा था कि जब इस कंटेंट, तो जब मैं आदरणीय नागराज जी से कहते थे कि आपके साथ बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये कंटेंट, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं उसके बाद जीने में नहीं आ पा रहा है। तो क्या उत्तर देते थे? बोलते थे कि देखो, आपको कोई चीज अच्छी, क्या चीज अच्छी लगती है उसको कैसे आप निकालोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये चीज आपको अच्छी लग रही है? ये कंटेंट हमको अच्छा लग रहा है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हमने कहा कैसे लगाएंगे? तो बोले जो आपका दिनचर्या है उसमें उसको स्थान कितना देते हो आप। तो पता चला इस कंटेंट को सुनने वहां चले गए, आए तो आने के बाद ये कंटेंट गायब है, आधा घंटा भी टाइम नहीं देते। तो बोले तो टाइम नहीं देते हैं तो कहां से उपलब्धि होगी, कहां से? इसका मतलब आपको ये अच्छा नहीं लगता। तब हमारा ध्यान गया, फिर धीरे धीरे हम टाइम निकाले। तो सुबह के टाइम में कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैंने किसी को भी। आप 3, साढ़े 3, 4 बजे जगिए, 6, 7 बजे तक अध्ययन करिए, उस समय ज्यादातर लोगों के फोन नहीं आते। क्यों? सब सोए रहते हैं। हाँ, लेकिन घोषणा मत कर दीजिएगा कि हम जग जाते हैं उतने टाइम पे। ठीक है, तो वो टाइम हम लोग, मतलब मैं अपना बताता हूं कि मैं वो टाइम निकाला, उस टाइम में अध्ययन करता था, वीडियो देखता था। धीरे 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 करके प्रश्न बनने लगे। शुरू में प्रश्न ही नहीं बनते हैं। आपके कहां प्रश्न बन रहे थे जब कंटेंट शुरू हुआ? आज जीवन क्रिया परसों से शुरू हो गई है और जीवन से संबंधित प्रश्न आज आ रहे हैं। क्यों? भाई मानव जीवन है, शरीर को चलाता है, ये बात तो परसों आ गई थी ना सुबह, लेकिन उसके प्रश्न आज आ रहे हैं। क्यों? जब आप ध्यान देते हैं तो आपके अंदर प्रश्न बनता है, नहीं तो प्रश्न ही नहीं बनता है। तो जब प्रश्न बन जाता था, एक्चुअली
बाबा जी से, आदरणीय नागराज जी से बात करने के लिए आपकी पात्रता चाहिए होती थी। हाँ, आप जाके बैठ गए, कुछ मतलब नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप बैठे हो भी चुपचाप बैठे रहेंगे, हमारी तरह थोड़ी एक बोलते रहेंगे। अब मैं शिविर लेने आया हूं तो आप नहीं बोल रहे, तो हम तब भी हम बोल रहे हैं, तो चुप बैठे रहेंगे, आप भी चुप बैठे रहिए, वो भी चुप बैठे रहेंगे। आपका जैसे ही प्रश्न आएगा उसका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली उनसे बात करने के लिए मेरी पात्रता क्या होती है, मेरे प्रश्न तो हो। तो मैं जो सुबह सुबह पढ़ता था, पठन करता था, सुनता था, देखता था, उससे मेरे में प्रश्न बनने शुरू हुए। तो जब प्रश्न बनने शुरू हुए तो उन प्रश्नों को लेकर मैं वहां फिर जाता था, फिर उसका समाधान आता था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे समाधान होते गए। उन समाधान को आपके बीच में रख ही रहा हूं प्रस्ताव के रूप में, कि आपके अंदर भी प्रश्न बनने शुरू हो जाएं। लेकिन आपके अंदर प्रश्न क्या? तो एक स्वयं और एक समाज। समाज में परिवार भी शामिल कर लीजिए, परिवार और समाज। इस खांचे में हम देखते हैं मानव के प्रकार। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हाँ जी, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वयं 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 समाज के बारे में कुछ भी नहीं, यानी मेरी सुविधा पूरी होनी चाहिए, मेरी सुविधा पूरी होनी चाहिए, समाज से कोई मतलब नहीं, बल्कि समाज से और हड़प लो, खींच लो। ऐसे लोग आपके आसपास हैं, बहुत हैं। आप कैसे हैं? दूसरा, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खुद के लिए ही सोचेंगे, समाज के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, शोषण नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, लेकिन समाज के बारे में बहुत उनका, हाँ, तो इसको हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हाँ, मतलब समाज के बारे में सोचते नहीं, लेकिन समाज से कुछ लूटने की कोशिश में भी नहीं लगे रहते। आजकल इन्हीं को अच्छा बोलते हैं, ठीक। तीसरा, ऐसे लोग जो अपने बारे में, यानी अपनी भी आवश्यकता होती है और समाज की भी आवश्यकता होती है, ऐसा दोनों बैलेंस बनाते हैं, परिवार और समाज का। ऐसे लोग भी दिखेंगे, अगर नहीं दिखे होंगे तो आगे हो सकता दिख जाए। आगे क्या संभावना बनती है? अपने लिए बहुत कम, समाज के लिए ज्यादा। ऐसी भी संभावना है। आगे एक और संभावना बनती है, अपने लिए कुछ नहीं, शरीर भी नहीं, सब कुछ जो है वो समाज, मानवीय परंपरा के लिए। तो ये 5 प्रकार के मानव की संभावना है। कुछ मानव अभी हैं, कुछ की संभावना हमारे में बनती ही है। इन 5 का नाम है, पहले वाले का नाम रखा राक्षस मानव। हाँ, मतलब अपनी सुविधा के लिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, मारपीट के, हड़प के, शोषण करके। कई लोग हाथ पैर से नहीं मारते, बड़े अच्छे उदार से दिखते हैं, लेकिन वो शोषण कर रहे होते हैं। तो इनको बोलते हैं राक्षस मानव। जो अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन समाज का कोई, उनको समाज के प्रति बिल्कुल ही न्यूट्रल होते हैं, उनको बोलते हैं पशु मानव। तीसरा, अपने लिए भी उतना ही सोचते हैं, समाज के लिए भी उतना ही सोचते हैं, इनको बोलते हैं मानव या मानवीयतापूर्ण मानव। जो अपने लिए कम आवश्यकता हो जाती है, मेरी आवश्यकता कम हो गई है, मतलब मेरे लिए जो है जरूरी उतना ही है, मेरा बाकी समय और श्रम और मेरा जो सुविधा है ये समाज के लिए है,
इसको बोलते हैं देव मानव, इन्हीं को देवी देवता बोलते हैं। और जिनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि शरीर भी नहीं चलाना है, जीवन रूप में ही प्रेरित करना है, प्रेरणा प्रदान करना है। जैसे जैसे हम सभी कोई काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी लगता है कि मेरे में कहीं से प्रेरणा आई है, तो जीवन भी भाव है, दूसरा जीवन भी भाव है, तो प्रेरणा आती है, उस रूप में होते हैं। इनको बोलते हैं दिव्य मानव, इन्हीं को मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष वाले मानव। ये 5 प्रकार के मानव की संभावना है। आप अपना अपना देख लीजिए आप कहां हैं। हाँ, हमको मत बताइएगा, अपना देख लीजिए, अपना देख लीजिए। हाँ जी। और ये जो राक्षस मानव हैं, जिनको हम राक्षस मानव, इन दोनों को मिला के अमानव बोलते हैं। राक्षस मानव पशु मानव को मिला करके अमानव बोलते हैं, और इसको मानव बोलते हैं, और इन दोनों को मिला करके अति मानव बोलते हैं। अति मानव, मानव से ऊपर, मानव से श्रेष्ठ। तो ये जिनको हम राक्षस मानव बोल रहे हैं, यही वास्तव में जिंदा भूत प्रेत हैं। तो मेरे अपने 44 साल की उम्र में जिस भूत प्रेत के बारे में सुना था वो तो नहीं मिले, लेकिन ये वाले भूत प्रेत हमेशा मिले, आज भी उपलब्ध हैं। तो जो भैया मोक्ष वाली स्थिति बोल रहे थे, उनको दिव्य मानव बोलते हैं, जिनको अपने शरीर की भी अब आवश्यकता नहीं है। अब उनका सब कुछ मानवीय परंपरा के दृष्टि में है। मानवीय परंपरा स्थापित हो जाए, जिससे जीवन प्रमाणित होते रहें, जीवन प्रमाणित होते रहें। इसके लिए जरूरत होगा तो शरीर चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। इनको देवी देवता बोलते हैं, जो कि अपने लिए आवश्यकता बहुत नहीं रहती। शरीर है, शरीर चलाएंगे, लेकिन और आवश्यकताएं कम रहती हैं। और जो हमारे पास है भी सुविधा, जरूरत, ज्ञान, समझ, वो समाज के लिए है, ऐसी दृष्टि के साथ होते हैं। उनको देव मानव बोलते हैं, उनको देवी देवता बोलते हैं। इनको श्रेष्ठ मानव के रूप में हम पहचानते हैं। तो हर मानव अपग्रेड होकर देव मानव बन सकता है। सर, मोक्ष मानव के कोई एग्जाम्पल है आपके पास? अभी मेरा तो क्या सुनना चाहते हैं आप जी? कोई हो गया हो? आप उत्तर दे रहे हैं उनका? हाँ? अच्छा, उत्तर भैया दे रहे हैं, देखिए कुछ। हाँ जी, माइक दे दीजिए। एक और माइक है? नहीं, एक माइक तो आप पकड़े रहिए, क्योंकि संवाद कैसे होगा। जी, एक्चुअली मैं संवाद तो शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो समझ पड़ी है मीन्स 7 दिन में, उसको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न था उनका, पहले जब वो बोले तब कि जीवन मीन्स, तो मुझे समझ में आया है तब तक तो जीवन कैसे कि कोई रूप नहीं है। हाँ, वो सब भाव है। तो वो अनन्य है, मीन्स कोई उसका रूप नहीं है, तो हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये है, ये है, ये है, ये जीवन था, ये जीवन था। लेकिन जब सोचते हैं हम, जैसे कि राम अवतार मीन्स वो जीवन था, उसका आज भी वो सब मानते हैं कि चलो ये जीवन है, मीन्स राम जो जी रहे थे वो जीवन है। उसके रास्ते पे चलो, गांधी जी के रास्ते पे चलो, वो सब जीवन ही है, वो अच्छे जीवन है वो। और जो नहीं लोग मानते वो भ्रमित है। एक्चुअली वो जीवन ही है। जीवन का कोई ऐसे दूसरी तरह से देखा जाए तो दिखता ही नहीं कुछ, यानी बढ़िया है। तो मैं जो मेरा जो आपने जो पूछा था, हाँ, तो मैंने एक जीवन देखा है, आदरणीय नागराज जी, समाधान समृद्धि पूर्वक, क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या हुआ? समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ जीवन। तो मैंने एक जीवन देखा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ लगातार, स्वामी जी देखे हैं, अनु भी देखी हैं, तो जो देखी है मतलब उनके साथ रहे हैं। देखे नहीं मतलब दर्शन कर लिया उससे थोड़ी होता है। उसीलिए तो ये बोल रहे हैं सब। हाँ, राम राज्य। हाँ,
तो मैंने राम एक राज्य देखा राज्य है तो राम क्यों आगे लगाया है? बढ़िया। राम राज्य मीन्स वैसा राज्य जहाँ राम रहते थे, राम जी। रहते थे, यानी राम को क्यों आप जीवन के अर्थ में ही देखते हैं? जी वही एक जीवन ही है जी। वैसे। तो मैं अगर देखूंगा तो मैंने राम को नहीं देखा है, लेकिन मैंने नागराज जी को देखा है। आने वाले समय में अगर ऐसे जागृत मानव परंपरा आ गई तो हर बच्चा ये उदाहरण लेके खड़ा होगा कि मैंने जागृत जीवन अपने घर में देखा है, मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, मेरे बाबा जी हैं। क्योंकि ये संभावना बनती है जागृत मानव परंपरा की, उसमें हर परिवार में ही उपलब्ध होंगे। तो मैंने अभी अपने परिवार में नहीं देखा, जिनको भी देवी देवता सुना है, हमने सुना ही है जिनका नाम आप ले रहे हैं, लेकिन आदरणीय नागराज जी को हमने समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए देखा है। मतलब क्या जबरदस्त मानव, एक ही कार्यक्रम, पहली बार गए वही बात, दूसरी बार गए वही बात, तीसरी बार गए वही बात। हमें आकर्षण क्या हुआ, क्या ये आदमी है, एक ही कार्यक्रम, एक ही योजना, एक ही कार्यक्रम, एक ही योजना, इतनी कंसिस्टेंसी एक आदमी के अंदर, इतनी निष्ठा। तब पता चला जी मानवीयतापूर्ण जिंदगी के लिए तो वही कार्यक्रम है, वही योजना है, उसको ही लेके बात करना और इतना विश्वास पूर्वक करना और स्वयं समाधान के लिए उपलब्ध रहना और समृद्धि पूर्वक जीना। पूरी जिंदगी बताया, पूरी जिंदगी उन्होंने दान चंदा नहीं लिया, कभी भी दिया है तो समृद्धि पूर्वक जिया। नहीं तो बाबा के बारे में क्या बोलते हैं, कोई भी बाबा होंगे तो लेकिन उनको बाबा इसलिए हम बोलते हैं परिवार में जैसे बाबा होते हैं, क्योंकि हमने उनको देखा है समृद्धि पूर्वक जीते हुए, समाधान पूर्वक जीते हुए। आगे आने वाले समय में जिस तरह से युवा जिस तरह से प्रस्तुति दे रहे हैं, इससे संभावना बनती है आने वाले समय में आपके गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में हमारा शरीर नहीं रहेगा। मान लीजिए जागृत परंपरा 100 साल बाद होगी तो मेरा शरीर थोड़ी रहेगा, मेरी अगली पीढ़ी रहेगी। उस पीढ़ी में हो सकता है मैं ही जीवन के रूप में शरीर को चला रहा हूँगा या कोई दूसरा जीवन ही चला रहा होगा। तो ऐसे मानव, जागृत मानव गली गली में होंगे, क्योंकि नियम तो यही कहता होंगे, क्योंकि बिना अनुभव के, बिना बोध के हमारी तृप्ति नहीं होने वाली है। तो मैं तो तृप्ति के लिए जीना चाहता हूँ, तो संभावना तो बनती है। सर, समाज जीवन के लिए कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, वो बढ़िया। तो जब समाधान समृद्धि हो जाती है तो मेरी समाज जीवन की पात्रता बनती है। मेरे पास क्या, क्यों, कैसे का उत्तर हो जाता है और मेरा जो शरीर है इसको जिंदा बनाए रखने के लिए और संबंधों के निर्वाह के लिए जितने वस्तु चाहिए उसका भी मेरे पास उत्पादन का जुगाड़ रहता है। मतलब मैं उसको उपलब्ध कर लेता हूं और मेरे अंदर कोई अभाव नहीं रहता। ऐसे भाव को समृद्धि बोला। तो जब मैं समाधान समृद्धि पूर्ण हो जाता हूं तब मैं समाज के लिए पात्र हो जाता हूं, समाज जीवन के लिए। नहीं तो अधूरेपन के साथ मैं समाज में जाता हूं तो समाज में अधूरापन ही फैलाता हूं। मैं कलेश के साथ जाता हूं तो मैं समाज में कलेश ही फैलाता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में ही अभी समृद्धि नहीं आई, मेरे परिवार में ही कलेश है, परिवार में ही शांति नहीं है और मैं बाहर समाज में जा रहा हूं तो मैं उस कलेश को लेके जा रहा हूं। तो समाधान समृद्धि न्यूनतम योग्यता है समाज जीवन के लिए। लेकिन समाधान और समृद्धि हो गई जी फिर समाज में गए जी। तो वहाँ क्या करना चाहिए? हाँ, तो उसका कंटेंट कल आएगा, लेकिन उसकी चर्चाओं में भागीदारी करते हैं। एक परिवार से लेकर परिवार समूह, ग्राम सभा, ग्राम समूह सभा, ये पूरी 10 सोपानी योजना है मानवीय परंपरा की। उसको रखेंगे कल। उसको जब उसमें देखते हैं तो हर स्तर पे 5 योजनाएं होती हैं, उनका नाम लिख देते हैं, चर्चा कल करेंगे। शिक्षा संस्कार योजना, स्वास्थ्य संयम योजना, उत्पादन कार्य योजना, हाँ बाबू आ रहे हैं, उत्पादन कार्य योजना, न्याय सुरक्षा योजना और
विनिमय कोष योजना, ये 5 योजनाएं होंगी जागृत परंपरा में होने, मतलब नियम पूर्वक ऐसा लगता है। इन 5ओं में से किसी भी योजना में मैं भागीदारी करने के लिए जाता हूं और उसके लिए मेरा परिवार मुझे मुक्त करता है कि आप जाइए किसी योजना में, गांव की, क्षेत्र की, मंडल की, राज्य की, राष्ट्र की, अंतरराष्ट्र की योजना में आप भागीदारी करिए। आपकी समृद्धि घर में सुरक्षित है, सुनिश्चित है। मतलब आपकी दाल रोटी घर में सुनिश्चित है, तो रोटी कपड़ा मकान घर में सुनिश्चित है। आप जाइए गांव के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, अंतरराष्ट्र के स्तर पे आप अपनी भागीदारी करिए। तो इस 5 योजनाओं में से जिस योजना के योग्य मैं खुद को पाता हूं उसमें भागीदारी करने के लिए जाता हूं। तो जागृत मानव परंपरा में हर स्तर पे 5 ही मंत्रालय की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें समाधान समृद्धि में मानव खुद हैंडल कर लेगा। तब समाज कल्याण मंत्रालय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए मानव की परंपरा में बहुत सारे मंत्रालय कम होंगे, ये 5 मंत्रालय होंगे। यही मंत्रालय गांव में भी होंगे, यही मंत्रालय देश के भी होंगे और यही मंत्रालय दुनिया के भी होंगे। इसकी चर्चा कल करेंगे, डिटेल इसकी चर्चा कल करेंगे। समाज में, अभी समाज में व्यवस्था आया नहीं, अभी तो क्या हुआ, अभी क्या आया, स्वयं में व्यवस्था, इसकी बात किया। दूसरा परिवार में व्यवस्था, तो संबंध और मूल्य आया। उसके बाद अस्तित्व में व्यवस्था आ गया। थोड़ा सा उल्टा क्रम हमने किया, क्योंकि अस्तित्व में व्यवस्था पहले रख देने से फिर बाकी व्यवस्थाएं स्पष्ट हो जाती हैं। और प्रकृति में व्यवस्था तो है ही है, पता ही है, इसमें थोड़ा सा रूप गुण स्वभाव धर्म की कल चर्चा कर लेंगे। और एक व्यवस्था बचती है समाज में व्यवस्था, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये 5 योजनाओं की चर्चा करेंगे और ये 5 योजनाएं किस किस स्तर पे होंगी उसकी चर्चा करेंगे। तो चीजें पूरी स्पष्ट हो जाएंगी कि मानवीय परंपरा क्या होगी। बहुत बढ़िया, आपका ध्यान तो जा रहा है। अच्छा, आपने चूंकि समाज जीवन जी रहे हैं इसलिए आपका ध्यान जल्दी जाता है। तो मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर, आप भी उसी पार्टी से है ना, रमापति राम त्रिपाठी जी, आप जानते होंगे शायद, आजकल सांसद हो गए हैं वो, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी। वो अभी इस बार देवरिया से सांसद हो गए। पिछली बार उनका बेटा था तो बेटे ने किसी विधायक को जूता उता मार दिया, बहुत वीडियो आप लोग के पास आया होगा। हाँ, तो वो टिकट नहीं मिला तो उनके पिताजी को मिला, रमापति राम जी को। तो वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो मेरे रिश्ते में भी आते हैं। तो एक बार वो आए और हमने उनसे चर्चा किया। तो चर्चा किया तो बोलते हैं, बताओ इस किताब में से मेरे लायक कौन सी किताब है। तो हमने कहा जीवन विद्या एक परिचय पढ़िए। बोले नहीं नहीं, मैं तो राजनीतिक हूं, मैं तो समाज जीवन जीता हूं। तो हमने कहा देख लीजिए। तो क्या किया कि एक मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या एक किताब है कि जब भी मानवीय परंपरा होगी तो उसमें मानवीय संविधान सूत्र वाक्य व्याख्या क्या होगी। मतलब वो संविधान नहीं है, मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या क्या। बोले ये दे दीजिए हमको। हमने कहा ठीक है, ले जाइए। 2 महीने बाद मिले, बोले वो अपनी किताब ले जाओ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक, अब आप देखिए ना, जीवन समझ में आएगा, मानव समझ में आएगा, तब तो मानवीय संविधान समझ में आएगा, तब तो सूत्र समझ में आएगा। तो ये 8 दिन आप 7 दिन लगा रहे हैं, तब आपकी पात्रता बन रही है कि आप कोई पुस्तक पढ़ पाएंगे। सीधे ही आपको कोई पुस्तक दी जाए। एक हमारे मित्र हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे लायक क्या किताब है। हमने कहा आप पहले शिविर कर लीजिए। तो अब प्रोफेसर को आप बोलिए कि आपको समझ नहीं है तो थोड़ा अच्छा उनको नहीं लगेगा। तो मैं बोला था ना कि वकील और शिक्षक ये भ्रमवश अपने को विद्वान मानते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किताब बताइए कोई अपना। तो हमने कहा देख लीजिए, इतनी सारी किताबें हमारे इस ग्रंथ हैं। तो देखे तो वो एक किताब है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। तो बोले मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं, मैं ये ले जाऊं। हमने कहा हाँ भैया ले जाइए। ले गए। अब उसमें जीवन क्रिया पे, एक एक क्रिया पे 5-5 पेज में बात की गई है। एक एक क्रिया, जो 10 क्रिया है, ये 10 क्रिया 122 तरह से व्यक्त होती है।
इस 10 क्रिया को समझने के लिए 122 आचरण समझना पड़ता है। उसके लिए वो पुस्तक है, उसके लिए हम लोगों ने 1 महीना बाकायदे अध्ययन किया, उसके बाद घर पे आकर के माथा लगाया, तो धीरे 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 चीजें स्पष्ट होती हैं। तब आपके लिए सरल होता है बताना, उदाहरण रखना। अब उसमें उस मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में वही चीज है, 122 आचरण ले गए, क्या हुआ? वो भी 2-3 महीने बाद वापस कर दिए, बोले कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो एक्चुअली जिस तरह से हम जी रहे हैं उसी में हम, उसी परिभाषा से हम जब किताब पढ़ने जाते हैं, जैसे जय बता रहा था कि कोई किताब इसने उठा, मानव व्यवहार दर्शन उठा लिया पढ़ने के लिए, फिर रख दिया, फिर पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली जब तक, अब 8 दिन में क्या होता है कि बहुत सारी शब्दों की परिभाषा हमको मिल जाती है। अब हम उस परिभाषा में उसको देखते हैं, तब हमको पकड़ में आने लगता है। हम शिविर भी नहीं करेंगे, हमको क्या समझाओगे, लेकिन किताब दे दीजिए हम पढ़ेंगे। तो किताब तो दर्शन है ना, दर्शन की एक फिक्स परिभाषा होती है। जैसे आप बता रहे थे कि आपके पास एक कंटेंट है जिसकी फिक्स परिभाषाएं दी हुई हैं, तो अब इस दर्शन को समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। तो हर दर्शन को समझने के लिए उस दर्शन के शब्द वही हैं, देखिए शब्द उतने ही हैं, चाहे कोई दर्शन प्रयोग करे, उस दर्शन को समझने के लिए उसकी परिभाषा संहिता को पढ़ना पड़ता है। तो मध्यस्थ दर्शन को, इस कंटेंट को भी समझने के लिए इसमें भी परिभाषा संहिता लिखी गई है, 3000 शब्द हैं उसमें, उसकी परिभाषा की गई है। उस परिभाषा को समझते हैं, लेकिन कम से कम परिचय शिविर जब कर लेते हैं तो बहुत सारी शब्दों की परिभाषाएं, क्योंकि परिचय शिविर में शब्द को केवल परिभाषा के रूप में नहीं रखा जाता, बाकायदे उदाहरण के साथ आपको स्पून फीडिंग कराई जाती है। स्पून फीडिंग समझ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे को चम्मच से दूध पिलाया जाता है, गिलास नहीं उसके अंदर मुंह में लगाते, क्यों? उसको लगता है। हाँ मतलब वो गिलास से करेंगे तो सब गिर जाएगा और उसके मुंह में एक बूंद भी नहीं जाएगा, तो चम्मच से धीरे धीरे पिलाते हैं, उसको दूध भी मिल जाता है। तो क्या होता है, शिविर में स्पून फीडिंग कराई जाती है। तो उस कंटेंट को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के धीरे 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 एग्जाम्पल लाते हैं, तो कहीं पालक पनीर आता है, कहीं मटर पनीर आता है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है। हाँ मतलब आपका ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो ध्यान बार बार लाना पड़ता है, उसके लिए कुछ कथा कहानी लानी पड़ती है, उसमें कंटेंट भी डालना पड़ता है। यही तो स्किल है और क्या है। नहीं तो कंटेंट तो ये शिविर है, आपको शिविर एक किताब छाप के दे दिया जाए, आप पढ़ लीजिए। तो इसलिए तो इस कंटेंट को लाएंगे कल। सामान्यतः शिविर में कंटेंट केवल इतना ही आता है, लेकिन 10 सोपानी व्यवस्था भी रख देंगे थोड़ा सा, उसके बाद इस कंटेंट को रखेंगे तो समाज में व्यवस्था पकड़ में आएगी, समझ में आएगी। तो अभी कितना कंटेंट हुआ? मानव निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता है, स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। सुख क्या है? तो क्या क्यों कैसे का उत्तर होता है तो स्वीकृति का भाव आता है। तो क्या क्यों कैसे के उत्तर को ही साक्षात्कार बोध बोले, अर्थात स्वीकृति का भाव बोले। तो क्या क्यों कैसे का उत्तर कहाँ कहाँ मिलेगा? तो मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, परिवार क्या है, क्यों है, कैसे है, समाज क्या है, क्यों है, कैसे है, प्रकृति क्या है, क्यों है, कैसे है, और अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसे है। ये उत्तर होता है तो मैं स्वीकृति के भाव में आता हूँ। तो अभी जो कंटेंट हुआ है, स्वयं में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, प्रकृति में व्यवस्था को समझना अभी एक क्रम में नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद बार बार हुई है और एक कंटेंट बच गया है। और अस्तित्व में व्यवस्था को समझना, वो भी आज किया। अस्तित्व सह अस्तित्व है, रूपात्मक और अरूपात्मक का अस्तित्व है, व्यापक वस्तु है, उसमें उसमें सारी इकाइयां डूबी भीगी घिरी हैं। व्यापक से कोई इकाई मुक्त नहीं है, व्यापक में ही है और व्यापक इकाई में भी है, इकाई व्यापक में है और इकाई में भी व्यापक है। ऐसा अस्तित्व समझ में आया। अस्तित्व सह अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, ये समझ में आया। अब आगे समाज में व्यवस्था बची है और प्रकृति में व्यवस्था, और मानव जब जीने जाएगा तो उसका मानवीयतापूर्ण आचरण क्या होगा, उसकी भी बात को कल रखेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ माइक में बोलो। काव्या,
क्या लगता है, समझने जीने की चीज है और आसान है, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि कंटेंट ही इतना कम है। देखिए ना, स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व, स्वीकृति के भाव में जीना। स्वीकृतियां क्या है? मूल्य ही स्वीकृतियां हैं। मूल्य कितने हैं? तो आपके सामने अभी 22 मूल्य आ चुके हैं। एक तो मानव व्यवहार के मूल्य आए हैं, कितने? 18। 9 स्थिति में और 9 शिष्टता में, गति में 18। और जीवन मूल्य भी आपके सामने आ गया है। तो मूल्य क्या होते हैं? व्यवहार के मूल्य, मानव व्यवहार के मूल्य, और मानव मूल्य, और जीवन मूल्य, और प्रकृति मूल्य। तो अभी हमने क्या किया है? मानव व्यवहार के मूल्य और जीवन मूल्य। जीवन मूल्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद ही जीवन मूल्य है। मूल्य का मतलब उपयोगिता। तो जीवन की उपयोगिता क्या है? तो जीवन सुखी हो, शांत हो, संतोष हो, आनंद हो, तो जीवन मूल्य। तो अभी आपके सामने 22 मूल्य आए हैं, बाकी जो 8 मूल्य और बचे हैं वो भी कल आ जाएंगे। तो यही 30 स्वीकृतियां हैं, बस 30 स्वीकृति हो गई और अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये स्वीकृति हो गई तो आप स्वीकृति के भाव में आ गए। लेकिन अभी क्या है? ये 30 आपके सामने सूचना केवल जा रही है, आप में नहीं हुई है। जिस क्षण हो जाएगी आप अनुभव संपन्न हो जाएंगे, स्वीकृति के भाव में आ जाएंगे। तो कंटेंट बड़ा नहीं है, इसलिए संभावना है। मानव समझ सकता है और जी सकता है, समझ सकता है और जी सकता है और सो के भी समझ सकता है। तो हमारे जितने भी शिविर होते हैं उसमें गद्दे भी लगा रखते हैं, तखत भी लगा रहता है, कुर्सी भी लगी रहती है। देखिए, हम तो जीवन से बात करते हैं। शरीर को सुला दीजिए, लिटा दीजिए, बैठाए रखिए, अगर कंटेंट में दम होगा तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे। तो हम तो जीवन से बात करते हैं। शरीर को सुला के रखिए, लेटा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। तो आज 6वें दिन का शिविर पूरा करता हूं मेरी तरफ से, और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बढ़िया से सुन रहे हैं, लगातार सभा को सजा के रखे हैं, बना के रखे हैं, अपनी जिज्ञासा लगातार अच्छी ला रहे हैं। उन जिज्ञासाओं से मैं बहुत एनरिच हो रहा हूं। धन्यवाद।